अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा डिस्कशन टॉपिक है डेट इज़ ऑन प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइन प्रोसेस, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग फ्रॉम ब्रीफ टू फाइनल डिलीवरेबल्स पूरा जो पैकेजिंग का एक प्रोसेस फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, उसमें किन पाथवेज़ को हम लोग फॉलो करते हैं और किस तरह से हम लोग फाइनल अप्रूवल तक अपने प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। सेशन को हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। लेट मी जूम इन। अच्छा जी, सेशन को हम लोग 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फेज़ में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमने क्लाइंट की ब्रीफ को रीड करना है, किस तरह से क्लाइंट से ब्रीफ लेनी है और किस तरह से हमने जो डिटेल्ड ब्रीफ है उसमें से मेन कंटेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। सेकंड फेज़ में हम लोग आइडिया जनरेशन पे काम करेंगे और जो थर्ड फेज़ है उसमें हम लोग फाइनल जो फाइल्स हैं वो किस तरह से हमने डिलीवर करनी है, हम लोगों ने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लाइंट को किस तरह से प्रेजेंट करने हैं। ये 3 फेजेस में हम लोग अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे और ये 3 चीज़ें हम लोग अपने सेशन में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग जो हम लोग डिस्कस करेंगे डेट इज़ अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट ब्रीफ। अब इसमें क्या होता है कि क्लाइंट हमें सम टाइम बहुत ही शॉर्ट सी ब्रीफ प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें जो कंटेंट होता है वो बेसिकली सारा कंप्लीट भी नहीं होता और जो कंटेंट है वो हमें खुद क्लाइंट से लेना पड़ता है, उनसे हमें काउंटर क्वेश्चंस करने पड़ते हैं उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो हमें उनसे ब्रीफ जो है वो इस तरह से लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ जो क्लाइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हमें ब्रीफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से मेन कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना जो बिगनर डिज़ाइनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लाइक उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इसमें से कौन सा कंटेंट जो है वो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है और कौन कौन से कंटेंट को हम लोग स्किप कर सकते हैं। आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, इसमें आ जाता है कि आप लोगों ने अगर ब्रीफ आपको प्रोवाइड की गई है, आपने उसको डिटेल्ड गो थ्रू किया है, तो उसमें से कौन सी ऐसी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग क्लाइंट से पूछ सकते हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को क्लाइंट से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद से वो जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी या जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो आप लोग कैसे खुद से जो डिफरेंट एआई टूल्स हैं उनको यूज़ करके तो आप लिखवा सकते हैं। लेटर ऑन अगर क्लाइंट उसको चेंज करवाना चाहे तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर एक क्लाइंट जो है जो बिल्कुल जिसको क्लू नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट अपनी डिज़ाइन करवा रहा है, उसकी पैकेजिंग डिज़ाइन करवा रहा है, उसके ऊपर वो क्या कंटेंट ऐड करना चाह रहा है, तो फिर भी हम एज अ डिज़ाइनर उससे अगर काउंटर क्वेश्चंस करते जा रहे हैं कि नहीं आप मुझे जो इसकी ब्रीफ है वो प्रोवाइड करें, इसकी ब्रीफ प्रोवाइड करें, फिर ही मैं इस पर काम स्टार्ट करूँगा या करूँगी, तो उससे क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है वो आपसे एक तो ये कि वो इरिटेट होगा, उसको यही होगा कि ये जो डिज़ाइनर है इसको पता नहीं है इन चीज़ों का कि किस तरह से मैंने लेके चलना है, और वो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि वो आपसे प्रोजेक्ट जो है वो आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा। तो आस्किंग द राइट क्वेश्चंस में यही आ जाता है कि जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसके बगैर आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रोसीड कर ही नहीं सकता, वो क्वेश्चंस हम लोगों ने किस तरह से क्लाइंट से करने हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। फाइंडिंग डिज़ाइन इंस्पिरेशंस, इसमें आ जाएगा कि हम अब बिगनर डिज़ाइनर्स की अगर हम बात करें जो बिल्कुल अभी इनिशियल लेवल पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको ब्रीफ प्रोवाइड की जाती है तो वो एज इट इज़ ब्रीफ लेके तो प्रोजेक्ट में ऐड कर देते हैं। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि वो मार्केट के ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो एक डिज़ाइन होता है वो नहीं बना पा रहे होते, वो एक ऐसे डिज़ाइन की तरफ नहीं जा रहे होते जो कि मार्केट में जो क्लाइंट है उसके लिए वैल्यू ऐड करेगा उसके प्रोडक्ट के लिए, या फिर उसके लिए जो वो उसकी डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं वो उसको ला के देगा। तो जो बिगनर डिज़ाइनर्स हैं वो यहाँ पे आके जो है वो इशू क्रिएट उनके डिज़ाइन में होता है कि वो इंस्पिरेशंस नहीं लेते, मार्केट के जो ट्रेंड्स हैं उनको नहीं देखते कि आजकल मार्केट में क्या इन डिमांड चीज़ें हैं, कौन से जो लेआउट्स हैं वो चल रहे हैं, कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो किया जा रहा है, वो एज इट इज़ बस डिटेल लेके तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करके सेंड कर देते हैं, जिसका रिज़ल्ट क्या होता है कि प्रोजेक्ट उनका रिजेक्ट हो जाता है, वो अप्रूवल तक नहीं जाता। तो हम लोग किस तरह से डिज़ाइन इंस्पिरेशंस लेंगे, कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से डिज़ाइन इंस्पिरेशंस ली जा सकती हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिज़ाइनिंग द पैकेजिंग, कि पैकेजिंग डिज़ाइन करते हुए कौन सी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास होनी चाहिए, और पैकेजिंग डिज़ाइन करते हुए कौन सी इन्फॉर्मेशन हम लोग यूज़ करेंगे। प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स टू क्लाइंट्स, इसमें हमारे पास आ जाएगा
कि हमने जब एक कॉन्सेप्ट बना लिया या हमने जितने भी क्लाइंट से कॉन्सेप्ट्स की बात की हुई थी, जब हमने वो बना लिए हैं तो वो हम लोग क्लाइंट को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो कुछ डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि एज़ इट इज़ जो बनाते हैं वही क्लाइंट को दिखा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट को समझ नहीं आती कि प्रोजेक्ट एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रहा है और बनाया गया है डिज़ाइनर ने। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि उसके अप्रूवल के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जब आप क्लाइंट को उसके राइट स्ट्रक्चर में उसका प्रोजेक्ट आप उसको रिव्यू करवाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो क्या होता है कि उसके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि क्लाइंट को समझ आ रही होती है कि वो एक्चुअली में उसको मिलने क्या वाला है उसके पैकेजिंग की प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट आ जाएगा हैंडलिंग रिविजन्स प्रोफेशनली। अब क्या होता है कि समटाइम क्लाइंट्स हमें बहुत ज़्यादा रिविजन्स जो हैं, कुछ क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिविजन्स प्रोजेक्ट में करवा रहे होते हैं कि बार बार कंटेंट चेंज करवा रहे होते हैं, बार बार कलर्स चेंज करवा रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो बिगिनिंग लेवल पे जब हम इनिशियली होते हैं तो थोड़ा इम्पेशेंट होकर चल रहे होते हैं, तो उस टाइम में जो डिज़ाइनर है अगर वो एग्रेशन से उनको डील करेगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि क्लाइंट के साथ रिलेशंस ख़राब होंगे, वो नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर आपको कभी हायर नहीं करेगा। तो हम लोग उसको प्रोफेशनली कैसे लेके चलेंगे, रिविजन्स को हम लोगों ने डील कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। एंड डिलीवरिंग फाइनल फाइल्स, कि हमने जो फाइनल फाइल्स है उसमें कौन कौन से फॉर्मेट्स उसको देने हैं क्लाइंट को और किस तरह से हमने उसको पूरा प्रोजेक्ट प्रेजेंट करके शेयर करना है, वो हम लोग एट द एंड डिस्कस करेंगे। तो 3 फेजेस में हम पूरे अपने सेशन को सम अप करेंगे। पहले सेशन में हम लोग ब्रीफ को रीड करना देखेंगे, सेकंड सेशन में हम सेकंड फेज़ में हम आइडिया जनरेशन करेंगे, और एट द वेरी लास्ट फेज़ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमने फाइनल फाइल्स किस तरह से शेयर करनी है। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द ब्रीफ रीडिंग, कि हम लोगों को एक ब्रीफ अगर प्रोवाइड की गई है तो हमने वहाँ से मेन कंटेंट कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे उसको अंडरस्टैंड करना है और टाइमली क्लाइंट को कैसे रिस्पॉन्स करना है। ये अब जो ब्रीफ है ये बेसिकली मुझे क्लाइंट से ही मिली थी जिस पे मैंने प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम किया है। तो ये ब्रीफ जो है वो 15 पेजेस की थी। अब जाहिर है कि जो 15 पेजेस के ऊपर उसने सारा डाटा मुझे प्रोवाइड किया है वो सारे का सारा तो पैकेजिंग के ऊपर प्लेस नहीं होना था। ये बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग का कंटेंट है, लेकिन 15 पेजेस कोई थोड़ा कंटेंट नहीं होता। तो बिगिनर डिज़ाइनर्स क्या होता है, यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता कि इतने सारे कंटेंट में से कौन सा मेन कंटेंट है जो उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है और कौन सा कंटेंट है जिसको स्किप करना है। और फिर वो क्या करते हैं कि 4-5 घंटे बाद ब्रीफ को अंडरस्टैंड करके तो फिर क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स देते हैं, और इतनी देर में क्या होता है कि क्लाइंट किसी और को प्रोजेक्ट दे चुका होता है। तो हमने जब भी हमें क्लाइंट ब्रीफ प्रोवाइड करेगा तो हमने कोशिश करनी है कि हम एज़ सून एज़ पॉसिबल क्लाइंट को रिस्पॉन्स करें, या हमारे पास जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम उससे लें। तो इतनी सारी 15 पेजेस की जो हमारे पास ब्रीफ आई है, अब हम लोग अगर उसको रीड भी करें, बहुत स्पीडली भी रीड करें, तो हमें फिर भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम एआई टूल्स को भी यूज़ करेंगे। अब कहा जाता है कि एआई टूल्स जो हैं ये डिज़ाइनर्स को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई टूल्स रिप्लेस नहीं करेंगे, बल्कि वो डिज़ाइनर्स जो एआई टूल्स को यूज़ करते हैं वो सिर्फ उन डिज़ाइनर्स को रिप्लेस करेंगे जो एआई टूल्स को यूज़ नहीं करते अपने काम में। तो इसी तरह ही अब अगर एक नॉर्मल डिज़ाइनर है जो इसको पूरा थॉरली रीड करने बैठ जाएगा और फिर उसको जाके क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा कि अच्छा ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, ये मुझे दे दो, इतनी देर में वो क्लाइंट किसी और डिज़ाइनर को प्रोजेक्ट दे चुका होगा। तो आपने क्या करना है कि इसमें आपने एआई टूल्स को कैसे यूज़ करना है। हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरी ब्रीफ की हम लोग कॉपी लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे चैट जीपीटी के पास, और ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी है। थोड़ा सा टाइम लेगा बिकॉज काफ़ी डिटेल्ड है। तो इसमें आप इसको प्रॉम्प्ट दें कि दिस इज़ द ब्रीफ आई गॉट फ्रॉम माई क्लाइंट, सो टेल मी द मिसिंग information in this brief that I required to proceed with the project। आप इसको उर्दू में भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में प्रॉम्प्ट दें, आप उर्दू में भी उसको बता सकते हैं कि ये मुझे क्लाइंट से ब्रीफ मिली है, इसमें जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है वो मुझे बताओ, और जो मुझे जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए बहुत नेसेसरी है। अब यहाँ पे उसने क्या किया है कि थोड़ा सा डिटेल्ड उसने लिख दिया, तो हम इसको कहेंगे कि थोड़ा सा प्रिसाइजली करके हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है, प्रोवाइड मी इन्फॉर्मेशन
अच्छा जी, इसमें उसने बता दिया कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है और कौन कौन सा कंटेंट जो है वो क्लाइंट ने हमें प्रोवाइड नहीं किया। ये बेसिकली दो जो कार्टन हैं, आउटर बॉक्सेस हैं, उनकी ब्रीफ है, और दो साशे जो पाउच डिज़ाइंस हैं उनकी ये ब्रीफ है। तो टोटल 4 ये प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ये ब्रीफ हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड की है। तो अब इसमें से मिसिंग जो इन्फॉर्मेशन है, अच्छा जी, ये क्रिटिकल मिसिंग आइटम्स चेकलिस्ट, इसमें क्या है कि लोगो पैकेज, मैन्युफैक्चरर डायलाइंस, ये डायलाइंस तक इसमें मिसिंग है, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है कि ये अगर हमारे पास नहीं होगी तो हम कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो उसको प्रोसीड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि उसने मुझे लोगों की फ़ाइल ऑलरेडी पीएनजी में प्रोवाइड की हुई है, वो मैं उससे नहीं लूँगी। ये नहीं है कि आपने अब चैट जीपीटी को इन्फॉर्मेशन ये अपनी सारी ब्रीफ प्रोवाइड किया, उसने आपको एक चेकलिस्ट बना के दिया, तो वो सारी की सारी चेकलिस्ट ही आप क्लाइंट से कहें कि मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करो। आपने देख लेना कि इसमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की हुई है, कौन सी नहीं की हुई। तो लोगोस ने मुझे प्रोवाइड किया हुआ है मैन्युफैक्चरर डायलाइंस अब क्या होती हैं, वो ऑलरेडी हम लोग इस पर एक डिटेल्ड वर्कशॉप कर चुके हैं, उसका लिंक भी अटैच कर दिया जाएगा, वो आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा कि डायलाइंस किस तरह से बनाते हैं। अच्छा जी, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरर डायलाइंस हैं वो भी इसमें मिसिंग है। तो ये हमारे पास एक मेन एलिमेंट है, अगर ये मिसिंग होगा तो ऑब्वियसली हम लोग प्रोजेक्ट के साथ प्रोसीड नहीं कर सकते। और अगर 4-5-6 घंटे बाद आप जाके क्लाइंट को कह रहे हैं कि अच्छा मुझे इसकी डायलाइंस की डायमेंशंस प्रोवाइड कर दे, तो फिर क्या होगा कि क्लाइंट को भी पता चलेगा कि ये एक बिल्कुल भी प्रोफेशनल डिज़ाइनर नहीं है, कि उस 5-6 घंटे बाद उसको याद आ रहा है कि मैंने उससे डायमेंशंस लेनी है। तो आपने क्या करना है कि इस तरह क्विकली आपने चीज़ें कैसे मैनेज करनी है कि आपने एआई टूल्स को इन्वॉल्व करना है अपने डिज़ाइन में। तो कार्टन डायमेंशंस भी नहीं है हमारे पास, पाउच डायमेंशंस भी नहीं है, और फाइनल सप्लीमेंट फैक्ट्स के जो बैक साइड पे डिटेल यूज़ होनी है वो भी हमारे पास उसमें सप्लीमेंट फैक्ट्स नहीं है, नेट वेट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बार कोड भी नहीं प्रोवाइड किया हुआ, और इसने क्या नहीं प्रोवाइड किया हुआ, प्रिंट स्पेसिफिकेशंस ये भी हैं, नंबर ऑफ़ कॉन्सेप्ट्स, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें इसमें क्या मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, इसमें कार्टन की डायमेंशंस मिसिंग है, इसमें पाउच की डायमेंशंस मिसिंग है। तो ये जो 2 चीज़ें होंगी ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो जिसके बगैर हम लोग प्रोजेक्ट प्रोसीड नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसके लिए आपने क्लाइंट से कांटेक्ट करना है क्विकली कि मुझे कार्टन की डायमेंशन या बॉक्स डायमेंशन आप कह सकते हैं कि मुझे बॉक्स की डायमेंशन प्रोवाइड कर दें और मुझे पाउच की एग्जैक्ट डायमेंशन प्रोवाइड कर दें। अब जो मेरा ये वाला क्लाइंट था उसने मुझे जब मैंने उससे ये क्वेश्चन किया कि मुझे इसकी एग्जैक्ट बॉक्स की डायमेंशंस आप प्रोवाइड कर दें, तो उसके पास इस बॉक्स की एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं थी। तो उसने मुझे क्या प्रोवाइड किया, उसने जस्ट कहा कि जो रेफरेंस बॉक्स हमने आपको अटैच करके फ़ाइल में दिया है हमें एग्जैक्ट सेम उसी की डायमेंशंस का चाहिए। अब जाहिर है कि उसके लिए मैं ये तो नहीं करूँगी कि मैं बॉक्स को जाके बाय करूँगी और फिर मैं उसकी डायमेंशंस को सारा मेजर करके तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगी, बल्कि मैंने क्या किया, इसमें भी मैंने एआई टूल को ही यूज़ किया। वो किस तरह से कि हम लोग पहले ये जो वेबसाइट का लिंक उन्होंने दिया हुआ है उसको हम लोग कॉपी करेंगे उसकी डायमेंशंस के लिए। पहले आपने क्या करना है, ब्रीफ को थॉरोली एक दफ़ा देख लेना कि मिसिंग चीज़ें कौन सी हैं। जो मिसिंग चीज़ें हैं वो आपने क्लाइंट से पहले ले लेनी है, फिर आपने इसकी डिटेल रीडिंग की तरफ आना है। ये नहीं कि आप लोग क्लाइंट आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं और आप उसकी डिटेल रीडिंग की तरफ गए हुए हैं, उस उतने में क्या होगा कि क्लाइंट किसी और को प्रोजेक्ट दे देगा। तो हम लोग इधर इसकी वेबसाइट जो है वो ऐड करते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, ये वेबसाइट आ गई हमारे पास कि जो उनके कंपटीटर्स का ब्रांड है वो उन्होंने अटैच किया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रोडक्ट के जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे एक ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके हम दोबारा से जाएंगे चैट जीपीटी के पास और यहाँ पे इमेज अपनी ऐड कर देंगे। टेल मी द एक्सपेक्टेड डायमेंशंस ऑफ दिस बॉक्स। वो आपको इसकी जो एक्सपेक्टेड डायमेंशंस होंगी ना वो प्रोवाइड कर देगा। उससे क्या होगा कि हमारे डायलाइंस की जो एक प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। समटाइम क्या होता है कि क्लाइंट हमें डायलाइंस बनी हुई दे देते हैं, वो हमें उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। हम पीडीएफ को जब इलस्ट्रेटर में ओपन करते हैं तो हमारे पास एडिटेबल फॉर्म में होती है। लेकिन कुछ जो क्लाइंट्स होते हैं वो सिर्फ उसकी डायमेंशंस बता देते हैं कि आपने ये उसकी डायमेंशंस हैं, आपने खुद इसकी डायलाइंस बनानी है। तो
वो डायलेंस फिर हम लोग खुद बनाते हैं और फिर अपना जो प्रोजेक्ट है वो सारा कंप्लीट करते हैं। तो दो तरह से भी हो जाता है। एक में ये होता है कि क्लाइंट हमें खुद जो सारी है डायलेंस वो प्रोवाइड कर देते हैं, और सेकंड जो सिचुएशन है उसमें ये होता है कि हमें क्लाइंट सिर्फ डायमेंशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इसमें डायमेंशंस हमें प्रोवाइड किया, उसने कहा है, मैंने उसको कहा था कि एक्सपेक्टेड जो इसकी डायमेंशंस हो सकती हैं वो मुझे दो। तो उसने क्या किया कि विड्थ भी हमें दे दी है, हाइट भी दे दिया और डेप्थ भी दे दी है। तो हम इसमें जो इसकी एक्सपेक्टेड होंगी ना वो हम लोग इसको यूज़ करके तो अपनी डायलेंस जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे उसने मुझे यहाँ पे भी ये भी बता दिया है कि एस्टिमेटेड पाउच के भी उसने बता दिया है, और उसने मुझे आउटर बॉक्स की भी बता दी है। तो ये उसने कहा है कि आप ये वाली जो मेजरमेंट्स हैं या डायमेंशंस हैं, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ये रेकमेंडेड उसने हमें बता दिए हैं कि ये इसकी एक्सपेक्टेड होंगी और इसके लिए वर्क कर जाएंगी इस बॉक्स के लिए। इस तरह से हम लोग चैट जीपीटी को यहाँ पे किसी भी एक प्रेफर्ड एआई टूल को यूज़ करके तो अपने प्रोजेक्ट को हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अब यही क्लाइंट ने मुझे इसकी डायमेंशंस प्रोवाइड नहीं की, उसने जस्ट मुझे एक रेफरेंस इमेज दी है। तो मैं उस रेफरेंस इमेज का अगर मैं किसी एआई टूल को यूज़ नहीं करती और ऐसे ही बस जो रेफरेंस इमेज है उसको देख के तो खुद से ही इसके अंदाजे से जब जो डायमेंशंस है वो लेती हूँ तो वो मे बी के ख़राब हो जाए या वो गलत हो, तो एआई टूल क्या करेगा कि उसको देख के बॉक्स को तो उसकी जितनी भी स्टैंडर्ड या फिर एक्सपेक्टेड डायमेंशंस होंगी ना वो आपको नियर टू परफेक्शन दे देगा। आपको ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम देगा, बट नियर टू परफेक्शन दे देगा। तो इसमें हमारे पास जो डिटेल थी मिसिंग वो भी हमने क्लाइंट से ले ली। जैसे कि इसमें डायमेंशंस मिसिंग थी तो वो हमने क्लाइंट से क्वेश्चन किया, बट हमने क्लाइंट ने अगर प्रोवाइड नहीं किया तो उसमें ये नहीं कि आपने पैनिक कर जाना है कि आपको डायमेंशंस नहीं प्रोवाइड की गई तो आप प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे। तो हम इस तरह से डिफरेंट एआई टूल्स को इन्वॉल्व करके तो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हम देखेंगे कि इसकी जो डायलेंस हैं वो ऑलरेडी मैंने बना ली हुई हैं। हम लोग इस पर दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज इस पर एक डिटेल्ड वर्कशॉप जो है वो ऑलरेडी 5 डेज़ के हम लोग कर चुके हैं, जिसका लिंक भी अटैच कर दिया जाएगा इस वीडियो के साथ। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से डायलेंस जो हैं वो बॉक्स की बनाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सी डायलेंस हैं, और इसमें ये जो आउटर पाथ है ये इसका ब्लीड है। हर चीज़ जो है वो उस वर्कशॉप में ऑलरेडी इससे रिलेटेड डिस्कस की गई है। तो होपफुली आपको उसमें समझ आ जाएगी कि हम लोग डायलेंस जो हैं वो किस तरह से बनाते हैं। अच्छा, इसमें अब हम नेक्स्ट अपने फेज़ की तरफ जाते हैं, आइडिया जनरेशन की तरफ। अब हमने ये तो है कि हमने अपनी ब्रीफ ले ली, जो हमें कंटेंट रिक्वायर्ड था पूरा अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए या अपने डिज़ाइन को बनाने के लिए, वो हमारे पास आ गया। अब हमने जाना है आइडिया जनरेशन की तरफ। अब यहाँ पे आके कुछ जो डिज़ाइनर्स हैं वो प्रॉब्लम करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सीधा डिटेल लेके डायलेंस में प्लेस करते हैं, वही जो क्लाइंट को रिव्यू करवा देते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट अप्रूवल के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। वो क्यों कम होते हैं? क्योंकि उनको मार्केट के ट्रेंड्स का पता ही नहीं होता कि आजकल मार्केट में क्या चीज़ें चल रही हैं, जो टारगेट ऑडियंस है उस स्पेसिफिक ब्रांड की, वो क्या चीज़ें लाइक कर रहे हैं। अब हमारा जो क्लाइंट है उसने यहाँ पे भी ऑलरेडी ये सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। अब इतनी जो डिटेल्ड उसने ब्रीफ प्रोवाइड की है, ऑब्वियसली उसने हर चीज़ यहाँ पे ऐड की हुई है कि मार्केट उसकी है यूनाइटेड स्टेट्स की, कि यूएस इसकी मार्केट है। ये कहाँ कहाँ पे सेल होगी कि शॉपिफाई यूएसए, अमेज़ॉन में और टिकटॉक शॉप, ये 3 जगह है जहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो सेल किया जाएगा। इसकी पोजीशनिंग क्या होगी कि मतलब कि इससे फ़ील क्या आनी चाहिए, जो उसकी पैकेजिंग है उससे क्या फ़ील जनरेट करना चाह रहे हैं। हार्मोनल वेलनेस, वो वेलनेस की तरफ मेन आपने जो एलिमेंट्स होंगे ना आपने उनको नोट डाउन करते जाना है कि हमने एक्चुअली बनाना क्या है और किस डायरेक्शन की तरफ हमने चीज़ों को लेके चलना है। तो वेलनेस से रिलेटेड है ये एक नर्वस सिस्टम सपोर्ट, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट डाउन करने वाली। मेटाबॉलिक सपोर्ट, स्लीप एंड रिकवरी, वीमेंस बायोलॉजिकल वेलबींग, एक ये कि वीमेन से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली हम जो एलिमेंट्स का यूजेज करेंगे या फिर जो हम लोग कलर्स यूज़ करेंगे वो हम अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उसको देख के करेंगे। वीमेन बायोलॉजिकल वेलबींग से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो वीमेंस है। तो हमने क्या करना है कि उनसे रिलेटेड ही जो एलिमेंट्स हैं और जो कलर्स का यूज़ है, जो एलिमेंट्स हैं वो हमने यूज़ करने हैं। एक हमने ये देखना है। दूसरी चीज़ क्या है, द पैकेजिंग शुड फील एलिवेटेड, इंटेलिजेंट, लग्जरियस, काम। अब ये कि एक लग्जरियस फील आनी चाहिए, काम से
उसका मतलब है कि एक मिनिमल फील आनी चाहिए, कि बहुत ज़्यादा रश डिज़ाइन के अंदर नहीं होना चाहिए, देखने में बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड ना लग रही हों चीज़ें, इजी टू रीड होनी चाहिए और बहुत मिनिमल सी फील आनी चाहिए डिज़ाइन में, मॉडर्न फील आनी चाहिए, बायोलॉजिकल सोफिस्टिकेटेड। एंड क्या फील नहीं आनी चाहिए, दिस इज़ नॉट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, कि ये कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूट्रिशन की पैकेजिंग नहीं है, बल्कि ये वीमेन बायोलॉजिकल वेल बींग से रिलेटेड है। तो इसमें स्पोर्टी जो एलिमेंट्स हैं वो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, कोई बहुत ज़्यादा जो हार्श फॉन्ट्स हैं उनका हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। अगर तो क्लाइंट ने आपको फॉन्ट्स नहीं बताए हुए या उसने कलर्स आप लोगों को नहीं बताए हुए, तो फिर क्या करेंगे कि हम लोग इंस्पिरेशंस जो लेंगे, हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि इस तरह की टारगेट ऑडियंस के लिए जो ऑलरेडी पैकेजिंग डिज़ाइन हुई हुई है उसमें किस तरह के फॉन्ट्स का यूज़ किया जाता है, उसमें किस तरह के कलर्स का यूज़ किया जाता है। तो जो मेजॉरिटी हम लोग देखेंगे तो वो वाली चीज़ जो है वो हम पिक करके अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट ने ऑलरेडी आपको कलर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, आपको फॉन्ट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आपने सिर्फ उन्हीं के साथ स्टिक रहना है, खुद से कोई भी चीज़ को चेंज नहीं करना। तो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, इसका मतलब है कि हम लोग जो एलिमेंट्स, कोई इलस्ट्रेशन अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड यूज़ नहीं करनी, या फिर कोई ऐसी नहीं यूज़ करनी कि जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो एक हार्श फीलिंग आ रही हो। इन्फ्लुएंसर सप्लीमेंट्स ट्रेंडी वेलनेस ब्रांडिंग, के ट्रेंडी वेलनेस ब्रांडिंग से मुराद ये हो जाएगा कि जो नॉर्मल या फिर ऐसे वेलनेस से रिलेटेड न्यूट्रिशन के जो सप्लीमेंट्स हैं कि जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, उस तरह की फ़ील नहीं आनी चाहिए, बल्कि एक स्पेसिफिक जो ब्रांड की वाइब है उसमें रहते हुए ही हमने जो अपनी पैकेजिंग है उसको डिज़ाइन करना है। ब्यूटी फर्स्ट पैकेजिंग, के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उस तरह की पैकेजिंग को डिज़ाइन नहीं करना, या एलिमेंट्स वैसे यूज़ नहीं करने जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में किए जाते हैं। दिस इज़ लग्जरी वेलनेस साइंस। वेलनेस साइंस एक ये वर्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है कि एक उन्होंने ऊपर भी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया था नर्वस सिस्टम सपोर्ट, कि ये जो प्रोडक्ट है ये नर्वस सिस्टम सपोर्ट के लिए इसको हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब ब्रेन से रिलेटेड है। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एलिमेंट्स, के इसमें हम लोग बायोलॉजिकल एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं इस इन वर्ड्स हैं। अब ऑब्वियसली हम अगर एक पैकेजिंग बना रहे हैं तो जो हमें ब्रीफ प्रोवाइड की गई है हम उन्हीं से ही आइडिया जनरेट करेंगे, हम उन्हीं से ही जो एलिमेंट्स का यूज़ है उसको अपने माइंड में लेके आएंगे कि किस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किस तरह का लेआउट हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो लग्जरी वेलनेस साइंस मतलब कि थोड़ा सा हम बायोलॉजिकल एलिमेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं। प्रीमियम डेली प्रोटोकॉल सिस्टम्स, मॉडर्न वीमेंस बायोलॉजिकल सपोर्ट, के ये जो प्रोडक्ट है ये वीमेन बायोलॉजिकल सपोर्ट है, तो थोड़ी हमारे पैकेजिंग में वो वाइब भी आनी चाहिए कि ये वीमेन प्रोडक्ट है। ऐसे नहीं कि हम लोग कलर्स जो है वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द निश या फिर आउट ऑफ द टारगेट ऑडियंस हम लोग यूज़ करें। हमने हमेशा पैकेजिंग डिज़ाइन करते हुए अपनी टारगेट ऑडियंस को ऑलवेज़ कंसिडर करना है, उनके ही लाइक्स और डिसलाइक्स को देखते हुए हमने अपनी पैकेजिंग जो है उसको डिज़ाइन करना होता है। तो इसका जो फर्स्ट जो एक ड्राफ्ट मैंने क्लाइंट को सेंड किया था, जैसे कि उसने यहाँ पे हमें क्या है कि रेफरेंसेस भी शेयर किए हैं कि उनको किस तरह की फ़ील चाहिए। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए उनको, इस तरह की जो पैकेजिंग है बस ये करना है कि इस तरह की फ़ील चाहिए। तो इनकी जो वेबसाइट है जब हम लोग उसको जब हम गो थ्रू करेंगे तो उसको देखेंगे कि उन्होंने जो पैकेजिंग ऑलरेडी या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह का लेआउट फॉलो हुआ है, किस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ हुए हैं, किस तरह के कलर्स यूज़ हुए हैं। तो वो हम लोग एक आइडिया जो है वो इस ब्रांड से लेंगे। हमने बिल्कुल इसको कॉपी नहीं करना, जस्ट ये कि हमने एक आइडिया जनरेट करना है कि उनकी जो कंपटीटर्स हैं वो किस तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने उनसे बेटर कुछ पैकेजिंग जो है वो बना के देनी है, डिज़ाइन करके देनी है। तो जैसे कि उनके जो कंपटीटर्स हैं वो बहुत मिनिमल सा एक लेआउट फॉलो कर रहे हैं, बहुत मिनिमल सा एक लेआउट जो है वो अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं, आप इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। पूरा आप लोग गो थ्रू करें ना कि जो ब्रांड है वो किस तरह के प्रोडक्ट्स या किस तरह की पैकेजिंग्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं। तो उनकी जो पैकेजिंग्स जो हैं वो बहुत मिनिमल सी एक वाइब दे रही हैं, बहुत ही एक काम से फीलिंग आ रही है इसमें। तो अब हम चलते हैं आइडिया जनरेशन की तरफ कि हमने आइडिया किस तरह से जनरेट करना है। एक तो चीज़ ये हो जाती है कि अगर क्लाइंट आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर देता है तो आपने उसी रेफरेंस के अराउंड स्टिक करना होता है। लेकिन अगर कोई आप डिफरेंट से ये कि एक्सप्लोर करके
तो कोई एक डिफरेंट आइडिया जनरेट कर सकते हैं, तो डेट इज़ वेल एंड गुड। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जो क्लाइंट ने रेफरेंस दिया है आप उसके अराउंड रह के ही चीज़ें जो हैं वो बनाएं। लेकिन अगर चीज़ ये हो जाती है कि क्लाइंट हमें कोई रेफरेंस नहीं देता, जस्ट हमें ये ब्रीफ प्रोवाइड कर देता है कि आपने ये डिज़ाइन करना है, तो फिर हम आइडिया कैसे जनरेट करेंगे? वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं? बिहांस पे आप लोग जा सकते हैं। बिहांस पे ये होता है कि जो डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने अपने पोर्टफोलियोज अपलोड किए होते हैं, डिफरेंट अपने डिज़ाइन जो हैं वो अपलोड किए होते हैं। तो आप लोग अपनी निश से रिलेटेड यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि जैसे वेलनेस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पैकेजिंग, ये जब आप लिखोगे तो ऑब्वियसली निश से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप लोगों को यहाँ पे लाजमी मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वेलनेस से रिलेटेड यहाँ पे अच्छा जी, ये सप्लीमेंट्स आने शुरू हो गए। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह की जो पैकेजिंग है वो आपने डिज़ाइन करनी है तो सेम उसी तरह की पैकेजिंग से ही आप आइडिया जनरेट करेंगे। हम आइडिया किसी भी तरह के प्रोडक्ट से जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक लेबल है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सप्लीमेंट का एक लेबल है, तो उसमें किस तरह का लेआउट उन्होंने फॉलो किया हुआ है, किस तरह की एलिमेंट्स का यूज़ किया हुआ है, तो वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि एक बहुत मिनिमल सा एक लेआउट उन्होंने फॉलो किया हुआ है। इस तरह आप लोग जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करके तो एक आइडिया जो है अपने माइंड में जनरेट कर सकते हैं। बिहांस आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे आप लोग देख सकते हैं। पिंटरेस्ट पे भी काफ़ी सारे जो है वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। जैसे कि हमारा ये वाली जो क्लाइंट ने हमें रेफरेंस दिया है ये डिस्पेंसर पैकेजिंग से रिलेटेड है, तो अगर आप वो वाला जो कीवर्ड है वो भी एंटर करते हैं डिस्पेंसर पैकेजिंग डिज़ाइन, तो वहाँ पे भी उससे रिलेटेड भी आप लोगों को बहुत से जो पैकेजिंग है वो मिल जाएंगी जिससे आप लोग आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि उस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर किस तरह के जो लेआउट है वो फॉलो किया जाता है। एक ये देखें, ये बिल्कुल मिनिमल सा है, इसमें भी ये वही ब्रांड जो हमने अभी क्लाइंट ने रेफरेंस दिया हुआ है उसकी पैकेजिंग्स हैं, उससे मिलती जुलती वेलनेस से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। और ये भी वेलनेस से रिलेटेड है जिसमें बहुत मिनिमल सा टेक्स्ट का यूजेज किया गया है। बहुत ज़्यादा जो फ्रंट है उसको उन्होंने फुल नहीं किया हुआ, रश नहीं डाला हुआ एलिमेंट्स का, बहुत ही लाइट सा एक बैकग्राउंड है जिसके ऊपर उन्होंने बहुत मिनिमल से जो टेक्स्ट है उसको अलाइन किया हुआ है। इसको हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह से आप लोग जो है वो आइडिया जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट ने आपको रेफरेंस प्रोवाइड किया हुआ है तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग उसके अराउंड ही रहें। तो ये इसकी डायलेंस थी। इसके ऊपर अब जो फर्स्ट आइडिया मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट क्लाइंट के साथ शेयर किया था, ऑब्वियसली वो मैंने उनके जो उन्होंने रेफरेंस प्रोवाइड किया था कोशिश की थी कि मैं उसके अराउंड रह के ही जो चीज़ें हैं वो उनके साथ शेयर करूं। तो ये 3 जो आइडियाज़ थे वो मैंने उसके साथ शेयर किए थे, बट उनको चाहिए था कि जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ग्लिटरी टाइप हो। जैसे कि उन्होंने ये दोबारा से रेफरेंसेस इसमें ऐड किए थे कि इस तरह का जो बैकग्राउंड है कुछ उनको चाहिए जो जिसमें एलिमेंट्स जो हैं वो ग्लिटर की तरह शाइन कर रहे हों, और बैकग्राउंड भी कुछ ग्लिटरी टाइप उनको चाहिए था। तो जो दूसरा मैंने उनके साथ शेयर किया था वो ये फाइनल कॉन्सेप्ट था जो मैंने उनके साथ शेयर किया था और जो कि अप्रूव भी हो गया था। इसमें 2 हमने पैकेजिंग्स डिज़ाइन की थी। फर्स्ट वन इज़ अ फ्लो एंड द अदर वन इज़ द काम। तो फ्लो में ये था कि जैसे उन्होंने नर्वस सिस्टम और बायोलॉजिकल जो वर्ड था वो काफ़ी यूज़ किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर जो एक टर्म होती है या मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो एक टर्म होती है जो कि बायोलॉजिकल वेलनेस में भी आ जाती है, तो उस तरह के मैंने एक यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन है वो यूज़ की थी। एलिमेंट मैंने उस तरह का यूज़ किया और लेफ़्ट साइड पर मैंने इसका जो टेक्स्ट है वो अलाइन किया था। तो ये हमने जब बनाया तो ऑब्वियसली क्लाइंट ने इसको अप्रूव कर दिया था। सेकेंड जो हमने बनाई थी पैकेजिंग वो हमने ये बनाई थी, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थी कि इसमें हम लोगों ने न्यूरॉन से रिलेटेड जो है वो एक इलस्ट्रेशन ऐड की हुई है, और जो कलर्स हैं वो क्लाइंट ने ही प्रोवाइड किए थे कि जो फ्लो वाली पैकेजिंग है उसमें आपने पिंक कलर जो है वो बैकग्राउंड में यूज़ करना है, बिकॉज फीमेल से रिलेटेड है तो फीमेल्स जो है वो ज़्यादा इन कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और वैसे भी जो इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं वो देखने से ही एक गर्लिश वाइब दे रहे होते हैं। तो ये वाला कलर जो है वो क्लाइंट ने ही प्रोवाइड किए थे।
जो फ़ॉन्ट है वो भी क्लाइंट ने ही बताया था स्पेसिफिकली कि हमने कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। इस डिटेल के अंदर सारा कुछ मेंशन हुआ है कि हमने कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं और कलर्स कौन से यूज़ करने हैं। लेट मी शो, जैसे कि ये है, अच्छा जी, इसमें देख लेते हैं। जैसे कि ये काम वाली है, ये काम पैकेजिंग है, तो इसमें क्लाइंट ने हमें ये डिटेल प्रोवाइड की थी कि प्राइमरी कलर आपने ये यूज़ करने हैं, प्राइमरी डार्क कलर ये है, प्राइमरी लाइट कलर। उन्होंने प्राइमरी जो कलर है उसकी भी 3 वेरिएंट्स हमें प्रोवाइड किए थे कि एक उसकी मीडियम शेड थी, एक उसकी डार्कर थी और एक उसकी लाइटर शेड थी। फिर सेकेंडरी कलर्स आ गए थे हमारे पास, और फिर एक्सेंट कलर्स थे। बैकग्राउंड का भी उसने प्रोवाइड किया था कि बैकग्राउंड जो है वो ये वाला कलर आप यूज़ करेंगे। तो ये वाले कलर्स हम लोग यहाँ से कॉपी करके इसका कलर कोड इसको कॉपी करते हैं इलस्ट्रेटर पे जाके। तो यहाँ पे आप लोग एक शेप अगर बना लें तो उसके अंदर आप लोग जब ये वाला कलर ऐड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का कलर जो है वो क्लाइंट ने आपको कहा है यूज़ करने के लिए। तो 2 कलर्स थे जो उसने बैकग्राउंड के लिए कहे थे, बैकग्राउंड स्टार्ट एंड बैकग्राउंड एंड। एक उसने ये वाला कलर कहा था। दोनों कलर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट एक थोड़ी सी डार्कर शेड है और एक थोड़ी सी लाइटर में आ जाती है। तो ये जो 2 कलर्स थे उसने वो बैकग्राउंड में यूज़ करने के लिए कहे थे। तो इन 2 कलर्स को मिक्स करके हमने ये वाला एक बैकग्राउंड जो है वो यूज़ किया था। अब ये वाला जो बैकग्राउंड, अगर मैं इसकी भी फाइल्स ओपन करूँ, अच्छा जी, ये इसकी सोर्स फाइल है जो क्लाइंट को प्रोवाइड की थी। इसमें क्या है कि हमने जो इसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा एक शिमरी और ग्रेश टोन में हमने यूज़ किया, ग्रे और ब्लू को दोनों को मिक्स करके। तो हमने ये वाला एक बैकग्राउंड जो है वो यूज़ किया हुआ है। उसके जो फ्रंट है उसको थोड़ा सा मिनिमल फील देने के लिए ये वाले जो 2 कलर्स हैं जो उसने कहा था बैकग्राउंड में यूज़ करने के लिए, उन दोनों को मिक्स करके तो हम लोगों ने ये वाला एक जो है इसका फ्रंट जनरेट किया। और इसकी जो ये वाली जो इलस्ट्रेशन है वो हमने क्या किया कि अगर हम लोग ये वाले इलस्ट्रेशन एडिटेबल यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो फ़ाइल है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो वो लैग करने लग जाता है, आपका इलस्ट्रेटर आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उनको सारा अलाइन करके तो उनकी हाई रेजोल्यूशन में पीएनजी जनरेट करवा लेते हैं। हाई रेजोल्यूशन कितनी के जो आपकी जितने भी प्रोजेक्ट्स जो प्रिंट होने होते हैं उनकी मिनिमम आपने जो अगर रास्टर इमेज आप यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप पीएनजी यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसकी मिनिमम रेजोल्यूशन जो है वो 300 ppi होनी चाहिए जो आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो फिर उसकी रेजोल्यूशन आफ्टर प्रिंटिंग ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर 300 ppi से कम होगी तो फिर प्रिंटिंग के बाद उसकी रेजोल्यूशन ख़राब होने लग जाएगी। तो जब आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स करें जिसमें इस तरह की इलस्ट्रेशन जो कि थोड़ी सी हैवी हो तो फिर आप क्या करेंगे कि उनको पीएनजी में एक्सपोर्ट करके तो अपनी पैकेजिंग में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पीएनजी भी हाई रेजोल्यूशन में होनी चाहिए। अब ये वाली जो इलस्ट्रेशन थी वो आप लोग कहाँ से ले सकते हैं, फ्री पिक है जिसका नाम अब मैग्निफिक चेंज हो गया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये वाली जो इलस्ट्रेशंस हैं इस तरह की इजीली फ्री मिल जाती हैं जो आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग लिखें न्यूरॉन, बस न्यूरॉन से अगर लिखें यहाँ पे तो ये इस तरह के इलस्ट्रेशंस आने लग जाती हैं। जैसे कि इस तरह से कुछ इससे रिलेटेड मैंने यूज़ की हुई है अपने प्रोजेक्ट में, तो वो भी यहीं से लेके तो उसको हाई रेजोल्यूशन पीएनजी में एक्सपोर्ट करके तो यूज़ किया हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये इसकी फ़ाइनल आउटकम था जो कि अप्रूव्ड डिज़ाइन है। और जो दूसरे वाला प्रोजेक्ट था दैट इज़ फ्लो, उसकी ये है फ़ाइनल जो आउटकम था। इसमें भी इसी तरह ही किया गया है कि जो इसकी इलस्ट्रेशन थी उसको अलाइन करके हाई रेजोल्यूशन उसकी पीएनजी एक्सपोर्ट करके तो वो इसकी पैकेजिंग के अंदर यूज़ की हुई है। उससे क्या होता है कि हमारी फ़ाइल जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होती, लैग भी नहीं करता, इजी टू वर्क होता है। अगर हम लोग इसको सारा एडिटेबल रखते हैं अपनी डिज़ाइन के अंदर या अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो फिर क्या होता है कि हमारा इलस्ट्रेटर लैग करने लग जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरह से हाई रेजोल्यूशन पीएनजीज यूज़ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बैकग्राउंड हमने यूज़ किया और ये हमने प्रोजेक्ट एक बना लिया। अब कुछ डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि वो इसी तरह ही प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं क्लाइंट को कि ये बनाया और इसी तरह ही इसकी पीडीएफ यहाँ पर पीएनजी सेव करके तो क्लाइंट को भेज दी।
इससे क्या होता है कि हमारे डिज़ाइन अप्रूवल के चांसेस कम हो जाते हैं। वो कम क्यों होते हैं? क्योंकि क्लाइंट को समझ ही नहीं आ रहा होता कि एक्चुअली में उसको मिलने क्या जा रहा है। जब तक आप उसको उसका फाइनल आउटकम नहीं दिखाएंगे कि आफ्टर प्रिंटिंग आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से नज़र आएगा, तब तक उसको चीज़ों की समझ नहीं आएगी और वो कंफ्यूज रहेगा। तो क्लाइंट की कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि हमेशा अपने प्रोजेक्ट को मॉकअप में लगा के तो फिर क्लाइंट को आपने रिव्यू करवाना है। जैसे कि ये इस तरह से मैंने उसको रिव्यू करवाया था और प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया था। तो आपने भी हमेशा क्या करना है कि अपने डिज़ाइन को मॉकअप्स में लगा के या फिर आपने हमेशा उसको इस तरह से प्रेजेंट करके फिर क्लाइंट को रिव्यू करवाना है, जिससे आपके अप्रूवल के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये वाला जो इसका मॉकअप था वो मुझे इजीली नहीं मिल रहा था फ्री में, तो मैंने क्या किया था कि इसमें भी मैंने चैट जीपीटी को यूज़ किया था। उन्होंने जो मेरे साथ शेयर की हुई थी एक फ़ाइल कि ये उनका रेफरेंस पैकेजिंग है, वो रेफरेंस पैकेजिंग का स्क्रीनशॉट लिया और अपने डिज़ाइन का जो फ्रंट था वो मैंने चैट जीपीटी को प्रोवाइड किया, दोनों इमेजेस, और मैंने कहा कि ये वाली जो पैकेजिंग है उसके ऊपर मेरा जो डिज़ाइन का फ्रंट है वो एक्सचेंज कर दे उसके साथ। तो उसने ये मुझे एक मॉकअप जो है वो उसका जनरेट करके दिया, जो कि एग्जैक्ट वही मॉकअप था जो मुझे चाहिए था और मेरे जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड था। तो सेम हमने ये इस तरह से अलाइन करके चीज़ों को तो क्लाइंट को हमने प्रेजेंट किया, उसको हमने रिव्यू करवाया और प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। अब हम आते हैं इसकी फ़ाइनल डिलीवरेबल्स पे कि जब हमने फ़ाइनल डिलीवरी करनी है क्लाइंट को तो हमने किस तरह की फ़ाइल्स जो हैं वो क्लाइंट को शेयर करनी है, कौन कौन से फॉर्मेट शेयर करने हैं। अब ये वाला जो क्लाइंट था इसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था कि इसको फ़ाइनल डिलीवरेबल्स में क्या क्या चाहिए। जैसे कि उसने हर जो साइड है उसकी डिटेल भी मेंशन की थी। अज़ान हो रही है तो अज़ान हो जाए फिर हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि हमने जो क्लाइंट को रिव्यू करवाना है वो किस तरह से प्रोजेक्ट को करवाना है। आपने हमेशा अपने प्रोजेक्ट को मॉकअप में लगा के एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में उसको क्लाइंट को रिव्यू करवाना है। जैसे कि उसका जो पैकेजिंग है वो प्रिंटिंग के बाद नज़र आएगी, वही प्रीव्यू आपने उसको डिज़ाइन करके फिर रिव्यू करवाना है। वही प्रीव्यू आपने उसको दिखाना है कि आपका जो डिज़ाइन है वो प्रिंटिंग के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। उससे क्या होता है कि क्लाइंट को जो कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म हो जाती है और क्लाइंट को चीज़ें समझ आती हैं कि एक्चुअली में उसको मिल क्या रहा है। तो आपके जो अप्रूवल के चांसेस होते हैं जब आप मॉकअप में लगा कर रिव्यू करवाते हैं तो वो ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप लोग इस तरह का डिज़ाइन जो है वो रिव्यू करवाएँ। तो उसकी जो फाइनल डिलीवरेबल्स थी उसमें जो क्लाइंट है उसने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि उसको क्या क्या चाहिए। जैसे कि उसने हर जो साइड है उसकी भी डिटेल उसने सेपरेटली यहाँ पे ऐड की हुई है। उसने बताया हुआ है कि किस साइड पे क्या चीज़ें ऐड करनी है। जैसे कि फ्रंट का भी उसने बताया हुआ है, फ्रंट पे ये चीज़ें ऐड करनी है, लेफ़्ट साइड पे ये ऐड करना है, राइट पे ये ऐड करना है और बैक पैनल में ये चीज़ें ऐड करनी है। अब बैक पैनल की उसने मुझे डिटेल कोई प्रोवाइड नहीं की हुई थी, जस्ट उसने ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने एआई टूल्स जो हैं उनको यूज़ करके सबकी जो डिटेल है वो लिखवाई और वो मैंने बैक साइड पे मेंशन कर दी और क्लाइंट ने इसी तरह इसको अप्रूव कर दिया। वो सारी जो थी वो ऑब्वियसली उसकी जो प्रोडक्ट था उससे रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की गई थी, तो उसने अप्रूव कर दिया। अब जो फाइनल डिलीवरेबल्स थी उसमें कौन कौन सी फाइल्स उसको चाहिए थी। एडिटेबल फाइल चाहिए थी उसको, सोर्स फाइल जो थी उसकी एडिटेबल फाइल चाहिए थी। प्रिंट फाइल्स में उसको पीडीएफ चाहिए था जो कि CMY के वेरिएंट भी चाहिए था, RGB वेरिएंट भी चाहिए था। मोकअप्स उसको 3D कार्टन रेंडर्स मतलब कि 3D उसको मोकअप्स चाहिए थे, पाउच के भी उसको मोकअप्स चाहिए थे और उसके बॉक्स के भी मोकअप्स चाहिए थे। और बिल्कुल डिस्पेंसर इंटरेक्शन रेंडर्स के जिस तरह से उनके जो उसने कंपिटिटर्स का दिखाया है बिल्कुल उस तरह से ही उसको मोकअप चाहिए थे इसके। तो वो हमने क्या करने हैं कि कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं उनको सोर्स फाइल अगर आप एडिटेबल ना भी दो तो कोई इशू नहीं होता, वो आपसे डिमांड नहीं करते। लेकिन कुछ क्लाइंट्स जो है अगर वो मेंशन कर रहे हैं कि उनको एडिटेबल फाइल ही चाहिए तो आपने उसकी एडिटेबल फाइल ही देनी है। एडिटेबल फाइल का क्या मतलब है कि इसमें जो सारा टेक्स्ट है वो एडिटेबल है। वो क्लाइंट अगर खुद भी इसको एडिट करना चाहे लेटर ऑन तो वो इसको एडिट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये देखें हार्मोनल है तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं वर्ड को। लेकिन कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि सारा जो टेक्स्ट है वो आउटलाइन हुआ हो। आउटलाइन होने का क्या मतलब है कि हम टेक्स्ट को एक शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, वो फॉन्ट्स नहीं रहते जब हम उनको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो अगर उनके पास क्लाइंट्स के पास फॉन्ट्स नहीं भी होते तो उनके पास वही प्रीव्यू जाता है पूरी फाइल का जो हमारे पास होता है। लेकिन अगर यही वाली फ़ाइल मैं किसी और के साथ शेयर करती हूँ जिसके पास ये फॉन्ट्स नहीं होंगे जो मैंने इस सारे डिज़ाइन के अंदर यूज़ किए हैं, तो ऑब्वियसली उसको ये फ़ॉन्ट सारे डाउनलोड करने पड़ेंगे, फिर उसके पास ये सारा प्रीव्यू सेम जाएगा।
तो जो क्लाइंट्स जिनको इस चीज़ का नॉलेज होता है वो फिर इसकी एडिटेबल सोर्स फाइल ही मांगते हैं। तो जब क्लाइंट कह दे कि उसको एडिटेबल सोर्स फाइल चाहिए तो आपने उसको एडिटेबल सोर्स फाइल ही प्रोवाइड करनी है, आपने टेक्स्ट को आउटलाइन में कन्वर्ट नहीं करना। तो उसने जैसे मेंशन किया था कि उसको एक CMY के वर्जन चाहिए, एक RGB वर्जन चाहिए, एडिटेबल सोर्स फाइल चाहिए और मोकअप्स चाहिए। मोकअप्स में उसको पाउच के भी मोकअप्स चाहिए थे, ये हमने इसका पाउच डिज़ाइन किया था, उसको पाउच के भी मोकअप्स चाहिए थे और पैकेज जो बॉक्स है उसके भी। तो जो जो फाइल्स उसने मेंशन की थी वो सारी फाइल्स की आपने इस तरह से उनको डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड कैसे करते हैं कि यहाँ से फ़ाइल पे जाके तो सेव एज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग इसके जो PDFs हैं वो डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से कलर मोड अब एक उसने मेंशन किया हुआ है कि उसको CMY के चाहिए और एक उसको RGB चाहिए। तो आपने क्या करना है कि यहाँ से डॉक्यूमेंट कलर मोड पे जाना है, यहाँ से उसका आपने कलर मोड चेंज करके तो PDF सेव करते जाना है। लेकिन आपने जो फाइनल फाइल उसके साथ शेयर करनी है एडिटेबल सोर्स फाइल आपने हमेशा CMY के में करनी है, जो कि आप प्रिंटिंग के लिए अगर कर रहे हैं। अगर प्रिंटिंग के लिए कोई काम कर रहे हैं जो प्रिंट होना है तो आपने हमेशा उसको CMY के में ही बनाना है, आपने उसको RGB में नहीं बनाना। ये क्लाइंट की डिमांड थी कि उसको RGB में PDF चाहिए तो हमने उसको RGB में भी प्रोवाइड किया। अदरवाइज़ जो प्रिंट होना हो, पैकेजिंग डिज़ाइन कर रहे हों जो कि प्रिंट होनी है तो हम उसमें कभी भी RGB फाइल्स प्रोवाइड नहीं करते, हमेशा उसमें CMY के फाइल्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये उसकी फ़ाइनल डिलीवरेबल्स थी जो हमने सारी यहाँ पे ऐड करके तो हमने इसकी एक ज़िप फाइल बना ली थी। ज़िप फाइल कैसे बनाते हैं कि ये इसकी माय नरीना पैकेजिंग, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ऐड टू आर्काइव करने के बाद यहाँ पे ज़िप का ऑप्शन आ रहा होगा और यहाँ पे ओके कर देना। आपने इसका कोई पासवर्ड नहीं लगाना, कुछ भी और जो है उसके चेंजेस नहीं करने, जस्ट इस तरह से इसके जो है वो फाइल्स को ज़िप में कन्वर्ट करके तो वो क्लाइंट के साथ इसकी ज़िप फाइल आपने शेयर कर देनी है। तो ये हमारा एक फ़ाइनल फ्रॉम ब्रीफ टू फाइनल डिलीवरेबल्स जो है वो प्रोजेक्ट होता है कि हम लोग इस तरह से पूरा एक वर्क फ्लो को लेके तो इस तरह से पूरा जो एक प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करते हैं फ्रॉम ब्रीफ टू फाइनल फाइल्स।